हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम ग्रेविटेशन फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आते हैं नीट में ग्रेविटेशन से रिलेटेड। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट दूंगी और जो मेरी सिस्टर है जिसने बायोलॉजी में लाइफ साइंस में CSI नेट JRF क्लियर किया है और वो आपको बायोलॉजी का कंटेंट देंगे। ओके, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट दूंगी, ठीक है। लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में या केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लूंगी, क्योंकि दिस इज अ चैनल ऑफ लाइफ साइंस। तो मैं चाहती हूँ कि सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जितने भी कंटेंट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाए, ताकि आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे CSI नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे टीफर हो, आप इजीली उसे अटेंड कर सके और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कैसे एक्चुअली में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंटेंट डिलीवर करूंगी और जो मेरी सिस्टर है आपको बायोलॉजी का कंटेंट डिलीवर करेंगे। क्लियर? चलिए, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वैसे एक्चुअली पता है सबको, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स का एक्चुअल में बताया कि हाँ, कि कोई भी पार्टिकल होता है या उसका जो है वो नीचे ही क्यों आता है, तो उसने एक डिस्कवरी की कि हाँ, कुछ ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअली प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो पुल करता है जो भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंका जाए कि वो नीचे ही ना आए, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? शायद अब इस बार इस जो एरिया है, ये जो हमारा ये वर्ड है, अब पॉसिबल फिलहाल हो सकता है इन रिसेंट। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले जब इसने खोज की या डिस्कवरी की तो इसने बताया कि हाँ, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है, नीचे की ओर पुल करता है, उसकी वजह से, यानी कोई ना कोई फोर्स एक्चुअली प्रेजेंट है। उसे क्या बोला इसने? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अगर मैं बात करूं हाँ अर्थ की, अर्थ और सन में बात करते हैं, ठीक है। अर्थ और सन, अर्थ जो है ऑफ कोर्स सन के रिवॉल्व अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाती है, सबको पता है। तो कुछ ना कुछ एक्चुअली इनके बीच में भी फोर्स होगा जिसकी वजह से क्या है, वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे लिमिटेड है। क्लियर? सो अगर मैं बात करूं कि किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से मतलब ऊपर की तरफ करते हो, मतलब ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो वो नीचे की तरफ आता है, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमने डिराइव किया, जिसको बोला, इसको हम लिखते हैं Gmm/r²। क्या बोलते हैं बच्चों? Gmm/r²। Gmm/r² का क्या मतलब है? G मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मीन्स क्या होगा? m इज द मास ऑफ अर्थ एंड m, ये स्मॉल m होगा, ये मास ऑफ द बॉडी जो आप फेंक रहे हो, और r इज द डिस्टेंस और द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो इसका एक डिराइव हमने किया जो कि हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज Gmm/r²। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि अगर एक ग्रेविटेशनल ऐसा कांस्टेंट है बच्चों कि जो पूरी मतलब जो अगर आप किसी भी सैटेलाइट में चले जाओ, अर्थ की बात नहीं कर रही मैं, आप सन पे चले जाओ, आप जुपिटर पे चले, आप सैटर्न पे चले जाओ, G की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर? तो इस तरह से G जो है नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई मास ऑफ द मून है, मून के बीच, या फिर आपसे पूछा है सन और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअल में लग रहा है, तो आप Gmm/r² की डिस्टेंस इसमें पुट करके मास ऑफ द अर्थ जो होता है 5.98 इंटू 10⁻24 होता है, और जो रेडियस होती है अर्थ की दैट इज 6400 किलोमीटर होती है। क्लियर? तो अगर आप इस रेशियो को, इस जो वैल्यू है इसको पुट करोगे तो आपको इन दोनों के बीच पे ग्रेविटेशन फोर्स यानी कितने फोर्स से एक्चुअली दोनों कनेक्टेड है वो आपको पता लग सकता है। क्लियर? देन आता है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड कितना है जिससे कि वो उस मास ऑफ ऑब्जेक्ट को पकड़े रख सकता है, ठीक है, तो वो निकलता है, दैट इज द फॉर्मूला Gm/r²। क्या होता है बच्चों? Gm/r²। देख रहे हो, बहुत सिमिलर है इसमें, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ दूसरे प्लैनेट का भी हम काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए Gm/r² होगा।
लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रही हूँ तो ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होगा, जीएम अपॉन, यानी कि केवल खुद का, यानी कि अर्थ का क्या ग्रेविटेशन फील्ड है, तो दैट इज जीएम अपॉन अर्थ। केवल एक ही मास होगा ना, अर्थ का एक ही मास होगा, सो अर्थ का हमें क्या पता लगेगा, ग्रेविटेशन फील्ड। इसी तरह से पूछा जाएगा जुपिटर का क्या ग्रेविटेशन फील्ड है, तो जुपिटर का मास आपको गिवन होगा तो आप ग्रेविटेशन फील्ड वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अब एक बात आती है, ग्रेविटेशन, अब बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, बस फॉर्मूला आपको रखना याद होना चाहिए, और याद करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, फोर्स है तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फील्ड पूछ लिया जाए जीएम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट काउंट नहीं होगा। ठीक है। अगर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्टिव का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको, एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को आप किस में करो, इस अमाउंट, कितना वर्क आपको किया जाता है कि यूनिट मास एक्चुअल में ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाए, तो वो होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। एक होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का सिंपल सा मतलब यानी कोई ना कोई वर्क हो रहा है, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से इस प्लैनेट में इसके ग्रेविटेशन फील्ड में ले जाने के लिए जो वर्क किया जाएगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। क्लियर। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में अमाउंट है टू कैरी यूनिट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है इसको कैरी करने, कितना वर्क एक्चुअल में लगेगा किसी भी स्मॉल आर्म, इस ऑब्जेक्ट के मास को ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब एनर्जी का मतलब है कि वर्क डन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ग्रेविटेशन फील्ड में ले जाने के लिए, तो दैट इज इसका फॉर्मूला में सिंपल है कि V इक्वल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस क्यों लगाते हैं बच्चों, पोटेंशियल की बात करें, माइनस इन द सेंस क्या है कि अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं, इनफाइनाइट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है, उसकी सेंटर उसकी सरफेस से होगा। क्लियर है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो फाइनल इनिशियल हम करते हैं, तो उसके हिसाब से जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इनफाइनाइट माइनस जीएम अपॉन आर, जो कि इनिशियल रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन है, बाकी और कुछ नहीं है, कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेक्शन में कैलकुलेट करते हुए पता लगाया, क्योंकि जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं किसी ग्रेविटेशन फील्ड में, इसलिए जो फॉर्मूला आया है दैट इज इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर। क्लियर। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा क्योंकि हम किसी मास ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, माइनस जीएम एम अपॉन आर। सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर मैं बात करूं फोर्स की तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, फील्ड की बात करूं तो इसमें जीएम अपॉन आर स्क्वायर होगा, पोटेंशियल की बात करूं तो माइनस जीएम अपॉन आर होगा, और एनर्जी की बात करूं तो जी एम एम अपॉन आर होगा। I hope this formula है to clear now। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बच्चों, क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, अगर आप किसके मास दे दिया गया या रेडियस दे दी गई तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल को। अगर आपसे एनर्जी पूछ ली जाए, देखो एक बात होती है, जैसे आपसे कोई एनर्जी पूछ ली, व्हाट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अगर आपसे किसी सेंटर ऑफ अर्थ से 3r डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, ठीक है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, डायरेक्टली पुट करोगे दैट इज जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, क्योंकि इसने सेंटर से दिया है तो हम 3r डायरेक्टली ही लेंगे, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच में आप पुट करोगे तो माइनस जी एम अपॉन 3r, और आपको अर्थ की जो मान लो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और वो आपको दे रखी है यूई। सो अगर वो 3r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ की आपको पोटेंशियल एनर्जी यूई दे रखा है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन 3r, माइनस जी एम अपॉन ये जो r है माइनस जी एम अपॉन ये r, ये क्या है अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी, तो यूई अपॉन r3। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से, जो कि कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है 3r डिस्टेंस पे,
और अर्थ की आपको स्थिति ऊर्जा दे दी जाए तो आप क्या करोगे, बस इसको पुट करोगे माइनस g/r, तो अर्थ की ही एक्चुअल में स्थिति ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसका 1/3 पार्ट क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। अब कभी कभी मिस्टेक क्या होती है बच्चों, कभी कभी अगर आप मान लो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और आपने ठीक है ये देख लिया क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और अब मान लो आपको दे दिया जाए एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 3r, अभी तो हमें सेंटर ऑफ अर्थ दे दिया, ठीक है। अगर मैंने आपको दिया 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो दिया था इसमें सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ पे 3r डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर मैंने आपको दिया कि 3r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तब क्या होगी इसकी स्थिति ऊर्जा, क्या 1/3 ही होगी या कुछ और होगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, जब भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट या दो प्लैनेट के बीच में, तो उसके सेंटर से काउंट करते हैं, ठीक है। तो सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस अर्थ की कितनी है, r, और फिर उसने क्या पूछा कि सरफेस से 3r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो 3r प्लस r क्या हो जाएगा, 4r। तो अब जो स्थिति ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, अर्थ से 1/4 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये छोटी सी बात है कि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, अगर सेंटर ऑफ अर्थ दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सेंटर ऑफ अर्थ नहीं देके सरफेस ऑफ अर्थ दिया है तो आपको r प्लस जो भी उसमें 3r दे रखा है उसको प्लस करके एंड देन फिर आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे एंड देन यू हैव टू गेट द आंसर। नहीं तो वहां पे ऑप्शन में u/3 भी होगा और u/4 भी होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन u/3 ही होगा और सेकंड ऑप्शन u/4 ही होगा। जल्दी में आंसर नहीं लगाना है, हाँ आपको क्वेश्चन और फॉर्मूला याद हो जाएंगे इसके, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक वर्ड की वजह से ही मिस्टेक हो जाती है। क्लियर है, बाकी फॉर्मूला इसकी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट थिंग, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है, वो फ्री फॉल हो रही है, ओके, फ्रॉम रेस्ट से मैंने इसको गिराया, 2 किलोग्राम की बॉडी है। डिटरमाइन द वर्क, ओके, डिटरमाइन द वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके, डिटरमाइन द वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब मान लो अगर आपने ग्रेविटी आ गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आप बस सोच रहे होंगे कि हाँ ग्रेविटी आया तो ग्रेविटेशन से ही कोई आया होगा, तो मुझे तो पता है कि वर्क जो होता है दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और वो होता है -G/m/r। लेकिन यहाँ पे तो g, ठीक है, मैं g तो रख दूंगा, ठीक है, और मैं 2 किलोग्राम की बॉडी स्मॉल m दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, r दे रखा है, और बस कैलकुलेट करके मैं क्या पता लगा दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन क्या ये आंसर सही होगा? ये आंसर बच्चों बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर मैं इस बॉडी को जैसे ये अर्थ है, ओके, और इसके यहां से किसी ऊपर की तरफ फेंक रही या फिर सरफेस से किसी r डिस्टेंस पे है, ठीक है, तब तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ काउंटेड है 6400, कितनी होती है एक्चुअल में इसकी रेडियस, 6400 किलोमीटर। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या है कि जो 2 किलोग्राम की बॉडी है वो फ्री फॉल हो रही है एक हाइट से जिसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर, कितनी है, 12 मीटर की, और जो रेडियस होती है अर्थ की कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है, यानी ये तो अर्थ के अंदर ही है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये तब लगा सकते हो जब आपको रेडियस 6400 या डिस्टेंस आपको इससे ज्यादा दे रखी हो, तब आप इसको ये क्या करोगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निकलेगा, वर्क। लेकिन अगर आपको हाइट 12 मीटर की दे रखी है तो सिंपल सा आप इक्वेशन लगाओगे, अपने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या होता है वर्क का फॉर्मूला mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है ना गुरुत्वीय की वजह से, वो कितनी निकलती है, mgh, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे और वर्क इक्वल्स टू क्या आएगा, mgh, यहाँ पे g एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लगेगी क्योंकि आपकी 12 मीटर की हाइट है, हाँ 6400 किलोमीटर उससे ज्यादा होती तो फिर हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ये वाला, क्लियर। लेकिन आपको 12 मीटर दे रखा है तो आप डायरेक्टली इस पे नहीं जाओगे, ठीक है, ग्रेविटी, हाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि कंफ्यूजन कराने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि अगर वो आपको हाइट 12 मीटर की दे रखा है या फिर 6400 किलोमीटर से बहुत कम दे रखा है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, W is equals to mgh, h is the height, g is the acceleration of gravity और मास क्या है बॉडी का, सो कितना आ जाएगा 240 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम। क्लियर है,
नाउ वर्क का जब बात करूं, वर्क का एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, जूल 240 न्यूटन, 240 जूल, क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइक किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे, और कैसे एक्चुअल में आप इसको सॉल्व करते हो, क्योंकि बस सिंपल ही है, कुछ वो डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला तो वही होता है, सब कुछ वही होता है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और मान लो ये फॉर्मूला आप लगा देते हो इस क्वेश्चन में, तो ये आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, वहां पे आंसर भी होगा। तो थोड़ा सा बच्चों ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, कि इस तरह से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों, एक न्यूटन ने देखा था कि हाँ, कि कोई बॉडी है जो कि बार बार नीचे ही आती है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं एक बॉल को इतनी स्पीड से फेंकूं कि वो नीचे ही ना आए। आपने एक पिक्चर देखी होगी, कोई मिल गया, और कोई मिल गया में जब भी वो जादू जो होता है ऊपर की तरफ जब फेंकता है तो नीचे ही नहीं आती, इतनी स्पीड से फेंकता है। तो एक्चुअल में वो क्या होती है स्पीड, या क्या होता है वेग, या क्या वेलोसिटी होती है जिससे वो नीचे ही नहीं आता है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, जब मैं बात करूं एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है कि एस्केप वेलोसिटी में, तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है बच्चों वो क्या होती है, द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ। यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दे कि उस ग्रेविटेशन फील्ड से वो क्या हो जाए, एस्केप हो जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, एस्केप। क्लियर है। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल सिंपल है, और क्या है, √2gm/r। क्या होता है इसका फॉर्मूला, √2gm/r। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है √2gm/r। क्या होता है, √2gm/r। जी तो आपको पता है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और रेडियस क्या होती है, रेडियस आपको अर्थ की वेलोसिटी गिवन होती है, ठीक है। तो √2gm/r, आर, ओके। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, तो आप जब पुट करोगे फॉर्मूला, जी की वैल्यू आप पुट करोगे, एम की वैल्यू पुट करोगे, तो आपको क्या फाइंड आउट होगा कि हाँ, आर की वैल्यू जो पुट करोगे ना, तो आपको एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की आपको फाइंड आउट होगी, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी अभी देख रहा हो कि हाँ, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को, इस पेन को अगर आपको इस तरह से फेंकना है कि अर्थ से नीचे ही नहीं आए, तो उसके लिए आपको इसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको आपको मूव करना पड़ेगा। यानी इसको इतनी स्पीड अगर दोगे तब जाके एक्चुअल में वो एस्केप हो जाएगा आपके प्लेनेट से, फिर आपके पास नहीं आएगा। जैसे आपने अंतरिक्ष यान देखा होगा, ठीक है, अंतरिक्ष यान की भी स्पीड इतनी ही रखते हैं ताकि वो उस ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर ले और एस्केप हो जाए, ठीक है। तो इतनी स्पीड से उसको क्या किया जाता है, उसको स्पीड दी जाती है, वेलोसिटी गिवन दी जाती है ताकि वो इस ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप हो जाए। तो कितनी देते हैं, अगर अर्थ से अगर बात करूं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपको देनी पड़ती है। लेकिन मैं बात करूं सन से, तो सन की जो आपको, अगर सन से, अगर मान लो आप सन पे चले गए हो, वैसे तो कोई जाता नहीं है, लेकिन मान लो अगर चले गए, आपको वहां से भी देखना है कि कितनी, वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आप कैलकुलेट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सन की बात करूं, बस उसका मास आपको पता होना चाहिए, और क्या बताना चाहिए, उसकी रेडियस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही मास और रेडियस आपको पता होगी सन की, तो मास जो होगी और रेडियस अगर पता होगा तो आप इजीली, जैसे मास ऑफ सन आपको दे दिया गया 6.9 इंटू 10⁸, और रेडियस कितनी होती है, रेडियस इज व्हाट, मान लो रेडियस आपको कैलकुलेट करना पड़ा तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सन की। सो सन की जो एस्केप वेलोसिटी होती है 618 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी 618, यानी 618 किलोमीटर एक सेकेंड में वो 61 किलोमीटर एक्चुअल में ट्रेवल करना चाहिए, तब जाके वो उस सन से एस्केप हो सकता है ऑब्जेक्ट। उसी तरह से अगर मैं अर्थ से बात करूं तो वो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर एक्चुअल में अगर ट्रेवल कर लेगा तो पूरी तरह से एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ। क्लियर। अगर मैं बात करती हूँ, चलो वो अर्थ से एस्केप हो गया, कहीं इन्फाइनाइट पे चला गया, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ
जैसे आपने मून की बात करो या दूसरे सैटेलाइट की बात करो, देखा होगा हमारे अर्थ की चारों ओर सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। अगर वो सैटेलाइट को रिवॉल्व कराना चाहती हूँ कि मेरे अर्थ है और उसके अर्थ के अराउंड मुझे उसको रिवॉल्व कराना है, तो कितनी वेलोसिटी दूं कि वो इस अर्थ के चारों चारों तरफ क्या करे, चक्कर लगा सके, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट वेलोसिटी। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नोन एज व्हाट? ऑर्बिट वेलोसिटी। और इसका जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्टली गिवन होता है, v नॉट इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r। क्या होगा? v नॉट इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, एक सैटेलाइट लॉन्च करना है जुपिटर पे, ओके, और आपको मान लो मैंने दे दिया जुपिटर का मास, आपको दे दिया मैंने कितना? 1.5 10 टू द पावर 24, ओके, और इसकी रेडियस आपको गिवन है 70.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि कितनी वेलोसिटी दूंगी कि जुपिटर के अराउंड वो सैटेलाइट लॉन्च हो जाए, ठीक है, यानी उसकी चारों तरफ चक्कर लगाए। उस सैटेलाइट को चक्कर लगाने के लिए उसको एक वेलोसिटी देंगे, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूट gm अपॉन r। g की वैल्यू आपको 6.6 इंटू 10 टू द पावर 11 गिवन है, और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 24 क्या होगा इसका मास, और इसकी जो डिस्टेंस होगी दैट इज 70.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। क्लियर? तो इससे अगर आप इसका आंसर जो होगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड अगर आप दोगे तब जाके वो जो सैटेलाइट है वो जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये पता लगा होगा कैसे एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल और एनर्जी पे क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन एक्चुअल में एस्केप वेलोसिटी रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइक मैंने क्वेश्चन दिया, अ पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, इज, उसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ से मतलब बराबर की गई है, ठीक है। फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। दोनों ही इंक्लूड है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की क्या होती है? माइनस gm अपॉन r, ठीक। सो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछ रही हूँ पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस जिसकी वेलोसिटी किसके बराबर की है बच्चों? एस्केप वेलोसिटी, तो अब ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm अपॉन r लिखी है, mgh नहीं लिखी है। क्यों? अगर मैं ऐसे पूछती कि अ पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस इज वेलोसिटी कुछ गिवन होता 12 मीटर पर सेकंड दे दिया गया होता, तो मैं काइनेटिक एनर्जी यही रखती और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रखती? mgh रखती। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी के बराबर कर दी गई है, यानी कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी आप रखोगे माइनस gm अपॉन r रखोगे। क्लियर? सो नाउ वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बराबर, एस्केप वेलोसिटी के बराबर तुमने यहाँ पे v को पुट किया है रूट gm अपॉन r, तो हाफ m इंटू 2gm अपॉन r इज आंसर, तो माइनस gm अपॉन r। सो माइनस gm अपॉन r क्या होगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछ जाए पार्टिकल है अर्थ सरफेस पे है और उसको मैंने वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर दी है, सो अगर मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी होगी बच्चों? जीरो। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इक्वल हो जाए तो जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? जीरो आएगी। क्लियर? अब मैं बात करूं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो अर्थ सरफेस में लिया है जो कि स्पैन हमने माना है और उसकी रेडियस आपको दे दी गई है अर्थ की सरफेस की रेडियस के बराबर। अब प्लेटफॉर्म ऐसा अरेंज किया गया है कि ये जो अर्थ है इसकी जो रेडियस है, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको किसी ना किसी r डिस्टेंस पे ही जो अर्थ की रेडियस है उसी हाइट पे एक्चुअल में इसको रखा गया है। क्लियर? सो व्हाट इज द एक्चुअली क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ये आपको? ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर उसने बोला है कि एस्केप इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बराबर है किसके? f इंटू वीई। वी मीन्स व्हाट? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी के बराबर आपको गिवन है। तो v इज इक्वल टू, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी एस्केप वेलोसिटी? तो v इज इक्वल टू रूट gm अपॉन r प्लस
एच, आर सेंटर ऑफ अर्थ से आर कैलकुलेट करेंगे, एच कितनी दे रखी है आपको, आर गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ इंटू वीई। वीई क्या होता है, रूट 2gm अपॉन आर, और ये इसकी वेलोसिटी एस्केप है तो रूट 2gm अपॉन आर प्लस एच। सो यहाँ से आप एफ कैलकुलेट कर लोगे, व्हाट इज कैलकुलेट करने की कितने फैक्टर से एक्चुअल में यानी कि अर्थ से कितने फैक्टर में एक्चुअल में मैं लूं ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है अगर किसी आर डिस्टेंस पे है जो कि इस रेडियस के बराबर है वो इससे एस्केप हो जाए, तो दैट इज इक्वल टू रूट आर अपॉन रूट आर प्लस एच 1/√2। यानी कि आप 1/√2 के फैक्टर से इस अर्थ की वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी अगर उसको आप थ्रो करते हो तब जाके जो है इसकी जो वेलोसिटी है यानी ये ऑब्जेक्ट है इस प्लैनेट से एस्केप हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको बनते हैं। अब आपने एक टर्म सुनी होगी ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल आपको एक ऐसा कह सकते हो एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा आपको क्या इस गैलेक्सी में एक ऐसा आपको सिस्टम मिलता है जहां पे अगर कोई आप जैसे हमारा जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी एस्केप वेलोसिटी से ट्रांसफर करो तो एस्केप भी हो सकता है, ठीक है, यानी कोई ना कोई एस्केप वेलोसिटी है। लेकिन ब्लैक होल में अगर आप चले जाते हो तो वहां से सन की लाइट भी एक्चुअल में एस्केप नहीं हो सकती, यानी उसे हम बोलते हैं ब्लैक होल। यानी कि अगर सनलाइट अगर उसमें जा भी रही है तो वो एस्केप होकर बाहर नहीं आ सकती, उसे हम बोलते हैं ब्लैक होल। यानी अगर आप ब्लैक होल में चले जाते हो तो आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो, यानी कि आप उस प्लैनेट, उस होल से, उस सिस्टम से कभी भी बाहर नहीं आ सकते हो। तो ऐसा ही भी हमारी गैलेक्सी है, वहां पे ऐसा प्रेजेंट है ब्लैक होल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमारी अर्थ सरफेस को, हमारी अर्थ को भी ब्लैक होल बनाया जाए, यानी कि हमारी अर्थ से भी कोई बाहर ना जा पाए, इस सनलाइट भी एक्चुअल में बाहर ना जा पाए, एस्केप ना हो पाए इस अर्थ से, तो एक्चुअल में मुझे अर्थ को एस्केप मतलब ब्लैक होल बनाने के लिए क्या करना होगा? तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2014 में कि क्या क्वेश्चन था वो देखो, अ ब्लैक होल is of made up for the making of black hole, even light cannot escape from it, that's known as a black hole। क्लियर? उसको मैंने बनाया है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि what is the actually how to compress the radius of the earth to get the black hole, यानी कि मुझे रेडियस ऑफ अर्थ को कितना कंप्रेस करना पड़े जिससे जो मेरा अर्थ सरफेस है वो भी ब्लैक होल बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है कब? जब जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो किसके बराबर हो जाए? सन की स्पीड की। यानी कि सन की स्पीड कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ होती है। तो अगर मेरी जो एस्केप वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ हो जाती है, यानी सन ऑफ लाइट की स्पीड से बराबर हो जाती है, तब जो है मेरा अर्थ जो है ब्लैक होल बन सकता है। यानी कि C = √2gm/r, इसमें आप पुट करोगे वैल्यू और m की वैल्यू हम पुट करोगे, g की वैल्यू कांस्टेंट है और आपको r कैलकुलेट करना था यहाँ से, ठीक है। तो r आपको कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा? 2 × 6.6 × 10⁻11 into mass of the planet 5.9 × 10⁻24 होता है अर्थ का, और स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸। जब 3c स्क्वायर करोगे तो 3 × 10⁸ into 3 × 10⁸ कितना होगा? 9 × 10⁻16। क्लियर? तो यानी कि मुझे रेडियस कितनी कंप्रेस करनी पड़ेगी? 0.8 × 10⁻2 मीटर, यानी इतनी अगर हमारी रेडियस अर्थ की कंप्रेस हो जाए तब जो मेरा अर्थ सिस्टम है ये भी एक ब्लैक होल बन सकता है। क्लियर? तो इस तरह से यानी आप अगर आप मैं ऑब्जेक्ट को फेंकूंगी भी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सैटेलाइट लॉन्च हो या फिर मेरी सनलाइट जो है एस्केप हो, तब तो हमारा जो सिस्टम है रेडियस 6.00 किलोमीटर सही है। लेकिन अगर इतनी कंप्रेस हो गई तो हमारा जो अर्थ सिस्टम है वो ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस तरह से ग्रेविटेशन फील्ड डेवलप हो जाएगा कि कोई भी एस्केप वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो स्पीड हो गई है, इसकी जो एस्केप वेलोसिटी हो गई है वो इवन द लाइट ऑफ स्पीड से भी क्या हो गई? ज्यादा हो गई है या फिर उसके बराबर हो गई है। तो इसीलिए एस्केप कोई भी पार्टिकल इस अर्थ से सिस्टम से नहीं हो पाएगा इफ द रेडियस इज कंप्रेस्ड टू 0.8 × 10⁻²। क्लियर है? तो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में एक तो ऑप्शन था आपका 10⁻11
एक ऑप्शन था 10 टू द पावर माइनस 8, एक ऑप्शन था 10 टू द पावर माइनस 4 और एक ऑप्शन था आपका 10 टू द पावर माइनस 2। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आई होप आपको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ग्रेविटेशन से कैसे फॉर्मूला, एक्चुअल में केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी कुछ सेंटेंस या कोई वर्ड उसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर भी चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन एक्चुअल में एस्केप वेलोसिटी रिलेटेड या ऑर्बिट वेलोसिटी रिलेटेड या ग्रेविटेशन पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो नाउ ये तो रहा एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिट वेलोसिटी। इसी तरह से फोर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर कभी आपको फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर है? यानी कि कभी कभी हो सकता है ये वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को ऑर्बिट वेलोसिटी से अगर मैं रिलेशन देखूं तो क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। दैट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिट वेलोसिटी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।